हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर गाजा पट्टी में टैंकों के साथ दाखिल हुई इजराइल की सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन। जी हां, महायुद्ध की आशंका के बीच गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना अगले 48 घंटे भारी, जी हां दोस्तों, आरिया पार की लड़ाई। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कनाडा में हिंदू मंदिरों में बड़ी तोड़फोड़ की फिर एक बार बड़ी खबर, जिसके बाद भारत का बड़ा एक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राशन कार्ड की ये खबर सुनते ही उछल पड़े इस राज्य की जनता। जी हां दोस्तों, मुफ्त अनाज को लेकर बड़ी खबर आ रही है, एक से एक जानकारियां बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन, और ये भारत नया और स्ट्रॉन्ग वाला भारत है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां महायुद्ध की आशंका के बीच गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना अगले 48 घंटे होने वाले हैं बहुत भारी। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के हर नए दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक इजराइल को अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क का समर्थन है, जबकि गाजा के पक्ष में ईरान और रशिया जैसे देश लामबंद होने लगे हैं। इस बीच इजराइल ने प्रण लिया है कि वो हमास को निस्तनाबूद किए बिना नहीं रुकेगा। इजराइल और हमास का युद्ध अब जमीनी आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है। अगर इजराइल के टैंक गाजा में घुसते हैं तो क्या होगा? हमास के साथ साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। इजराइल में नेतन्याहू की पार्टी की एक सांसद ने गाजा के खिलाफ सीधे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कही है। जी हां, इस जंग में अब ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर गाजा पर इसी तरह बमबारी जारी रही तो युद्ध के कई मोर्चे खोल दिए जाएंगे। इस तरह ईरान ने खुले शब्दों में इजराइल को महायुद्ध की धमकी दे दी है। जी हां दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने लेबनान की राजधानी बेरूत से इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रुकी गई तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक और अरब देशों से आह्वान किया है कि वे इजराइल के खिलाफ युद्ध में सहयोग करें। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि गाजा की तरफ इजरायली सेना टैंक लेकर के तो चली गई है दोस्तों, लेकिन उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं वो आपको बता दें कि इस जंग में जीत के लिए इजरायली फौज को आतंक के खूंखार लड़ाकों से निपटना होगा। ऐसे आतंकी जिन्हें फौज की तरह ट्रेनिंग मिली हुई है, जो दुनिया के सबसे घातक हथियार चलाना जानते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल की सेना के पास मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए 3 सैन्य विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहला विकल्प यह है कि इजरायली सेना हवाई हमलों के अलावा जमीन पर फौज उतारने के बजाय स्पेशल कमांडोज को भेज सकती है। इसके लिए इजरायली सेना को गाजा पट्टी की घेराबंदी और मजबूत करनी होगी। बंधकों की रिहाई के साथ साथ हमास की टॉप लीडरशिप को मिटाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन को शुरू करना होगा। हालांकि इस ऑपरेशन में इजरायली सेना के सामने कई और चुनौतियां भी हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर एम जोशी मानते हैं कि इजरायली सेना की क्षमता पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल जमीन के उस टुकड़े के भूगोल का है जहां ऑपरेशन को अंजाम देना टेढ़ी खीर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली सेना ने नागरिकों से गाजा सिटी खाली करने का आदेश दे दिए हैं। दरअसल सुरंगों में छिपे हुए हैं आतंकवादी। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से चले जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया, जिसके बाद क्षेत्र में इजरायल की ओर से जमीनी कार्रवाई किए जाने की आशंका तेज हो गई है। इन निर्देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर वहां से सुरक्षित निकालने की चेतावनी इजरायल से मिली है। इजरायल ने अपने निर्देश में आरोप लगाया है कि हमास के आतंकवादी गाजा सिटी में मेट्रो सुरंगों में छिपे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान की शिया मस्जिद में बहुत बड़ा धमाका, 18 लोगों की मौत की बहुत बड़ी खबर, 50 से अधिक घायल। आपको बता दें, अफगानिस्तान के एक बार फिर से एक शिया मस्जिद में धमाका हुआ है। बंगलान प्रांत की राजधानी पुले खुमनी में जमान मस्जिद में हुए धमाके में 18 नमाजियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के पीछे किसका हाथ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तालिबान सरकार ने इस विस्फोट की पुष्टि की है। धमाका जुमे के नमाज के समय हुआ, जिससे काफी नुकसान की आशंका है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि विस्फोट तब हुआ जब शिया उपासक शहर की इमाम जमान मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। तालिबान के उप सरकारी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने AFP को बताया कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास सारी जानकारियां नहीं है। स्थानीय अब्दुल हामिद ने AFP को बताया कि वहां बहुत भयानक आवाज थी। विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में शहीदों और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे पहले भी 13 अक्टूबर को राजधानी काबुल में एक मस्जिद में हुए बम विस्फोट में
करीब 20 लोग मारे गए थे। विस्फोट में एक प्रमुख मौलवी की भी मौत हो गई थी। ये विस्फोट शहर के पीडी 17 इलाके में स्थित सिद्दीकिया मस्जिद में हुआ था। बहरहाल दोस्तों, कहीं से खबर आ रही है कि इसमें 18 लोगों की मौत हुई और कोई इसको 7 लोगों की मौत ही बताया जा रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो हमने आपको बता दिया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फिलीपींस की नौसेना के बाद अब थल सेना को भी चाहिए ब्रह्मोस। आर्मी चीफ ने सरेआम कर दी डिमांड। बता दे, फिलीपींस की नौसेना के बाद थल सेना ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर दी है। फिलीपींस सेना ने कहा है कि वो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना पर विचार कर रही है। इसका उपयोग फिलीपीन मरीन कॉर्प्स के साथ मिलकर देश की तट रेखाओं की रक्षा के लिए किया जाएगा। फिलीपींस ने 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों की खरीद के लिए समझौता किया था। इस समझौते की कीमत $375 मिलियन थी। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर फिलीपीन मरीन कॉर्प्स के लिए खरीदा था। फिलीपीन सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह कहा है कि फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को ब्रह्मोस की पहली डिलीवरी मिलने वाली है, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 बैटरी मिलेगी, जो काफी कम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फिलीपीन की सेना ब्रह्मोस की कितनी बैटरियों को खरीदने की योजना बना रही है, लेकिन ब्राउनर ने इतना जरूर बताया कि यह फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को मिलने वाली बैटरियों से अधिक होगी। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि फिलीपींस अपनी सेना के लिए जल्द ही ब्रह्मोस का नया ऑर्डर दे सकती है। ऐसे में दोस्तों, ऐसी खबरों को देख करके क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में अपना भारत अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है? कभी भारत बहुत बड़ा आयातक देश हुआ करता था, जहां पर बाहर से चीजें मंगाई जाती थी, लेकिन आज वो समय है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं भारत से। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश वाकई में प्रगति की ओर जा रहा है? क्या आप फिर से उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। देखते हैं क्या कहती है इस पर हमारी भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां हमास के इजराइल पर हमले से खतरे में भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर। ईरान ने क्या जानबूझकर कराया अटैक? बता दें, इजराइल पर हमास के हमले से भारत को भी तगड़ा झटका लगने का डर सता रहा है। यही कारण है कि भारत ने मध्य पूर्व में अपने सभी साझेदारों के साथ संपर्क को बढ़ा दिया है। भारत ये भी समीक्षा कर रहा है कि इजराइल और हमास में संघर्ष से दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। हमास के इस हमले में ईरान एक विलन की तरह उभरा है। माना यह जा रहा है कि इस हमले में सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही होने वाला है। खुद हमास ने भी स्वीकार किया है कि इजराइल पर हमले में ईरान ने सबसे ज्यादा मदद की थी। हालांकि तेहरान ने बाद में इससे पल्ला झाड़ लिया। इसके बावजूद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हमास के आतंकवादियों की पीठ थपथपाई। ईरानी राष्ट्रपति ने तो फिलिस्तीनी नागरिकों और हमास की मदद के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की। जी हाँ, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्च फेलो हुसैन अब्दुल हुसैन ने कहा है कि इजराइल पर हमास के हमले का फिलिस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि अमेरिका प्रायोजित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक व्यापार मार्ग है जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने की योजना है। IMEC चीन और ईरान के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। उन्होंने दावा किया कि ऐसे हालात में ईरान ने इजराइल के साथ सऊदी अरबिया के सामान्यीकरण को रोकने के लिए हमास को इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया। जी हाँ, ऐसा दोस्तों अब्दुल हुसैन का कहना है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री लेबनान जैसे ही पहुंचे, हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। कहा, इजराइल से युद्ध लड़ने को हम पूरी तरह से तैयार। जी हाँ, गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के बीच हमास ने लेबनान सीमा पर नया मोर्चा खोल दिया है। लेबनान से इजरायली सीमा में पिछले 7 दिनों में कई बार गोलीबारी की जा चुकी है। माना यह जा रहा है कि इन हमलों के पीछे लेबनान में सक्रिय आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह का हाथ है। हिजबुल्लाह को हमास का सहयोगी माना जाता है। लेबनान से हो रहे हमलों के जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त गोलीबारी की है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। हिजबुल्लाह का यह बयान ईरानी विदेश मंत्री के लेबनान दौरे के चंद दिनों बाद आया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में 3 हिंदू मंदिरों में बड़ी तोड़ फोड़ की खबर। CCTV में कैद हुए हमलावर कहीं खालिस्तानियों की साजिश तो नहीं? बता दें, इस महीने की शुरुआत में ओंटारियो में प्रांत में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। कनाडाई पुलिस ने कहा कि वो एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। डरहम पुलिस ने एक बयान में कहा है कि पिकरिंग और अकजास्क शहरों में 8 अक्टूबर की सुबह कुछ घंटों के अंतराल में सभी चोरों की घटनाएं हुई। पुलिस के अनुसार निगरानी फुटेज में जिस संदिग्ध को लंगड़ा कर चलते हुए देखा गया है, उसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच और उसका वजन लगभग 200 पाउंड। आरोपी नीले रंग का सर्जिकल मास्क, हुड वाली काली जैकेट, हरी कॉम कार्गो पैंट और हरे रंग के रनिंग जूते पहने हुए दिखाई दे रहा है। मंदिर में रहने वाले ने बताया कि एक व्यक्ति ने खिड़की तोड़ दी और एक तिजोरी चुराने का प्रयास किया।
किया जिसमें दान की गई नकदी थी। आरोपी असफल रहा और पुलिस के आने से पहले भाग गया। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या आपको भी यही लगता है कि इसमें खालिस्तानियों की साजिश हो सकती है? चलते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी को मैक्सिको की सीनेट अध्यक्ष ने बांधी राखी। प्रधानमंत्री ने सिर पर हाथ रख दे दिया आशीर्वाद। जी हाँ, मैक्सिको की सीनेट के अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने शुक्रवार को G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पर राखी बांधी। अधिकारियों ने कहा कि एना लिलिया रिवेरा ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी और प्रधानमंत्री ने उनके सिर पर हाथ रख अपना आशीर्वाद दिया। 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के अध्यक्ष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी और किसी भी रूप में आतंकवाद मानवता के खिलाफ और संघर्षों से किसी को फायदा नहीं होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने एक वीडियो शेयर किया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें एना लिलिया रिवेरा को प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर राखी के प्रतीक के तौर पर रक्षा सूत्र बांधते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पीएम मोदी अपने हाथ पर राखी बंधवाते हैं और फिर रिवेरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अंतिम दौर में पहुंची भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर बातचीत। क्या दिवाली से पहले समझौते पर हो पाएंगे हस्ताक्षर? भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों देश बाकी बचे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। इस समझौते से जुड़े 4 अधिकारियों ने शुक्रवार को हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि कुछ अनसुलझे मामलों के लिए राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम हुए हैं उनमें बिजनेस मोबिलिटी, स्कॉच विस्की और ऑटोमोबाइल शामिल है, जिससे अगले 2 सप्ताह के भीतर समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ रही है। इस महीने दोनों देशों के बीच एक और दौर की बातचीत होनी है। इस महीने के अंत एक FTA के समापन की संभावना पर एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने शुक्रवार को कहा कि बातचीत अगले चरण में है और मतभेदों को दूर करने को लेकर बात चल रही है, इसीलिए हमें वार्ता तक इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत में प्रदर्शन तेज। इजराइल के खिलाफ इन 7 शहरों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। जी हां, इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इजराइल का दावा है कि 80 देश उनके समर्थन में खड़े हैं, जबकि कई देश फलस्तीन के समर्थन में भी खड़े हैं। भारत के कई शहरों में शुक्रवार को फलस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट हुए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी फलस्तीन के समर्थन में लोगों ने आवाज बुलंद की। बेंगलुरु की जामिया मस्जिद की इमाम मौलाना मसूद इमरान ने कहा कि इजरायली सेना फलस्तीन के मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने फलस्तीन में शांति बहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि यहूदी जबरन मुस्लिमों को उनके क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। गाजा पट्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिमों का दमन हो रहा है। इजरायली सेना ने अल अक्सा मस्जिद में इबादत पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय फलस्तीन का समर्थन कर रहा है। लखनऊ में भी फलस्तीनियों के लिए पढ़ी गई जुमे की नमाज। बिहार के किशनगंज में भी सड़कों पर निकले युवा। तिरुवनंतपुरम और बड़गांव में भी फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, वैसे में एक से एक बड़ी खबर आ रही है भारत से भी फलस्तीन के सपोर्ट में। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर क्या भारत में इस प्रकार से सपोर्ट रैली निकालना कहीं से कहीं तक सही है? जो भी आप कहते हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या भारत सरकार को इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं, बताना मत भूलेगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां चीन में इजरायली राजनयिक पर बहुत बड़ा हमला, अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, बीजिंग में इजरायली दूतावास के कर्मचारी को मारा गया चाकू। बता दें, इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला हुआ है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये एक आतंकी हमला हो सकता है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि राजनयिक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। ये घटना तब घटी है जब इजराइल हमास के बीच पिछले 7 दिनों से युद्ध चल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2020 में इजराइल में चीन के राजनयिक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां गाजा में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड। इजराइल के संचार मंत्री ने दिए बड़े निर्देश। अब तक 3000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। जी हाँ, बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई के बाद अब इजराइल ने गाजा में इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी है। इजराइल के संचार मंत्री ने गाजा में सभी इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया है। इजराइल ने गाजा में पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई पर रोक लगाई है। अगली खबर बताते, जहां अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की फिराक में थे 11 बांग्लादेशी, फांद गए एक 11 फीट ऊंची दीवार। जी हाँ, पंजाब के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश के दौरान बीएसएफ ने 11 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये बांग्लादेशी अटारी बॉर्डर पर बनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की ऊंची दीवार फांद कर बॉर्डर के करीब पहुंचे थे।
बीएसएफ की नजर से बचने और सही समय की तलाश में छिपे बैठे थे, लेकिन बीएसएफ की तेज नजरों से बच नहीं सके। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 11 बांग्लादेशियों के पास यात्रा के कानूनी दस्तावेज नहीं पाए गए। ये बुधवार को अमृतसर पहुंचे थे और बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को देखने के लिए अटारी आए थे। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी छावनी में तब्दील हुआ। रेलवे स्टेशन चप्पे चप्पे की तलाशी। जी हाँ, बिहार की राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना जंक्शन को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। डॉग और बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। पटना जंक्शन पर मौजूद यात्री भी इतनी कड़ी सुरक्षा को देखकर सख्ते में आ गए हैं। धमकी भरा फोन करने वाले के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। पटना के डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे खबर मिली है कि पटना जंक्शन पर बम रखा हुआ है। इसके बाद पटना पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। बम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, साथ ही एटीएस को भी सूचना दे दी गई। पूरी टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां हिजबुल के आतंकी फलस्तीन से कर रहे हैं कश्मीर की तुलना। भारत के खिलाफ जिहाद की अपील बता दें। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। आतंकी समूह ने भारत के खिलाफ जिहादी की अपील की है और कश्मीर पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए हैं। खबर है कि आतंकी सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर और फलस्तीन के हालात की तुलना की है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सलाहुद्दीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा है कि फलस्तीन मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इजरायल गाजा पर कब्जा कर लेगा। उसने कहा कि भारत भी मासूम कश्मीरियों की हत्या कर रहा है और कश्मीर से पूरा रुपया ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा कि ये जिहाद का समय है और मैं दुआ करता हूं कि इस जिहाद को हम जीतेंगे। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार भारत के खुफिया सूत्रों ने बताया है कि उसका ये बयान नया नहीं है और वो कुछ समय से ऐसे लगातार बयान दे रहा है, भड़काऊ बयान। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन के खिलाफ जंग में रशिया का साथ दे रहा है उत्तर कोरिया। अमेरिका ने कहा 1000 कंटेनर भर भेजे सैन्य सामग्री। जी हां, अमेरिका ने शुक्रवार को कहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में उत्तर कोरिया ने रशिया को सैन्य उपकरण और युद्ध सामग्री के 1000 से अधिक कंटेनर पहुंचाए हैं। रशिया के यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण खत्म हो चुके युद्ध सामग्री भंडार को फिर से भरने की संभावित उत्तर कोरियाई योजना के बारे में अटकलें पिछले महीने उस वक्त तेज हो गई जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रशिया की यात्रा की थी। किम ने अपनी यात्रा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के साथ प्रमुख सैन्य स्थलों का दौरा किया था। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि किम उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हथियारों के बदले में परिष्कृत रूसी हथियार प्रौद्योगिकियों की मांग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने तस्वीरें जारी की जिसमें कहा गया है कि कंटेनरों को ट्रेन के माध्यम से दक्षिण पश्चिमी रशिया ले जाने से पहले रूसी ध्वज वाले जहाज पर लादा गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां खुल गई खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पोल। फलस्तीन पर हुआ दयावान, सामने आया नया वीडियो। बता दे फिलहाल दुनिया भर में फलस्तीन इजरायल के बीच जंग छिड़ को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। चारों तरफ से इजरायल को समर्थन मिलता दिखाई दिया क्योंकि फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने गाजा में अचानक हमला बोला था जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और कईयों को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया। इस बीच कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी बड़ी पोल खुल गई है। दरअसल पन्नू ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो सरेआम आतंकी संगठन हमास का समर्थन करता नजर आ रहा है। खुद को आतंकी नहीं मानने वाला पन्नू इजरायल के खिलाफ ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। भारत ने इजरायल का समर्थन किया। इजरायल पर हुए अचानक हमले में कई अन्य देशों के नागरिक भी जान गंवा बैठे, लेकिन खालिस्तान को बढ़ावा देने वाले पन्नू का मानना है कि फलस्तीन ने जो किया है वो सही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पन्नू फलस्तीन का समर्थन करने के लिए अपने साथियों को आग्रह कर रहा है, साथ ही फलस्तीन में भारतीय दूतावास के खिलाफ बोल रहा है। दोस्तों, ऐसे में हर एक नए अपडेट के लिए आप हमारे ट्विटर पर जो हमारा चैनल है, जो आप अबाउट सेक्शन में जाकर के हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको तुरंत के तुरंत अपडेट मिल जाया करेगा और खबरें तो यहाँ मिलेंगी ही आपको। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस में टीचर की चाकू मारकर हत्या, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था हमलावर। जी हाँ, उत्तरी फ्रांस के एक स्कूल में शुक्रवार को चाकू से हमला करके एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। टीचर को मार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक हमलावर ने इसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हमले के बाद हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। इस हमले में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच फ्रांस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अपने हाथों में ले लिया है। शुरुआती जांच में हमले के पीछे आतंकी मंशा दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इस आतंक के पीछे? साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का हमला, देश हित की बलि देना कांग्रेस के डीएनए में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व
विश्व शर्मा कभी खुद कांग्रेसी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा का दामन थामने के बाद हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं गवाते। ताजा घटनाक्रम में सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फलस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने को लेकर हमला बोला। असम के जोरहाट में संवाददाताओं में से हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि फलस्तीन के बारे में बोलने से पहले कांग्रेस को इजरायल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाने के लिए हमास की आलोचना करनी चाहिए थी और फिर फलस्तीन के बारे में बात करनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल हिमंत बिश्व शर्मा ने अगर आपको भी लगता है कि बिल्कुल सही कहा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर नया अपडेट, रिटायर्ड टीचरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने बताया प्लान, बता दें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति ना हो जाए तब तक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाए, उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 सालों में इसमें सुधार हुआ है। गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिए। सीएम योगी जी ने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्त पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधि और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर, जहां खुशी से उछल पड़े करोड़ों कार्ड धारक। मुफ्त अनाज के साथ योगी सरकार ने शुरू कर दी है बड़ी सुविधा। दरअसल अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। हर बार की तरह इस बार निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण 12 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा, लेकिन इस बार के राशन के साथ केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को एक और सौगात मिलेगी। जी हाँ, इस बार मुफ्त गेहूं और चावल के साथ कार्ड धारक को राशन की दुकान से आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी राशन की दुकानों पर कैंप लगाया जाएगा। आपको बता देगा आयुष्मान कार्ड के जरिए आप निजी अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत 6 या 6 से ज्यादा यूनिट वाली गृहस्थी वाले राशन कार्ड धारकों, अंत्योदय कार्ड धारकों और राशन कार्ड में जुड़े सभी सीनियर सिटीजन के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा कार्यकर्ती मदद करेंगी। काम ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, पंचायत सहायक की मदद से क्षेत्र में कार्यरत राशन विक्रेता के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, और राशन कार्ड की दुकानों पर जब भी राशन का वितरण होगा उसी दिन वहाँ पर कैंप भी आयोजित किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी योगी जी के इस फैसले से वाकई में दिल से खुश और मानते हैं कि योगी सरकार ने और मोदी जी ने मिलकर ये वाकई में बहुत अच्छी योजना चलाई है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी एंड योगी जी जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने